आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति राणा। इस शो में हम आपको आज का पूरा एक्शन तो बताएंगे ही, साथ ही कल शेयरों में स्ट्रैटेजी कमाई की कौन सी हो सकती है इस पर भी करेंगे चर्चा। और आपका पसंदीदा शो काफी बदलावों के साथ आपके लिए है सामने। अगले दिन के ट्रिगर्स भी बताएंगे जिनसे शेयरों में हलचल रही, और इसके अलावा खास उन शेयरों पर भी आपके सवालों के जवाब देंगे जिनमें अगले दिन एक्शन रहेगा। आप हमसे जरूर जुड़िए, आप अपने सवाल व्हाट्सएप करें 9582222266 पर। इसके अलावा आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें फेसबुक पर आप अपना सवाल भेजिए जरूर, और इसके अलावा आप जी बिजनेस ऑनलाइन फेसबुक, ट्विटर पर @जी बिजनेस पर अपने सवाल भेजिए। #बाजार आज और कल का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। हमारे साथ आपकी कल की तैयारी कराने के लिए आज है कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान। श्रीकांत जी का करते हैं शो में स्वागत। और इसके अलावा हमारे सहयोगी भी रिसर्च टीम से, जो कि बातचीत करेंगे बाजार के अलग अलग सेक्टर्स पर। बातचीत शुरू करें उससे पहले बाजार में आज का कारोबार कैसा रहा, जरा उस पर एक नजर डाल लेते हैं। हमने देखा मंगलवार को भी बाजार में गिरावट का सिलसिला जारी रहा। सेंसेक्स करीब 703 अंक टूटकर यहां पर 56,463 के लेवल पर आकर बंद हुआ। निफ्टी में 215 अंकों की गिरावट यहां पर देखी गई। इसके अलावा अगर हम बाकी इंडाइसेस की बात करें तो यहां पर निफ्टी बैंक में भी आज हमने देखा लाल निशान में ही कारोबार हुआ है। तो हर तरफ आज गिरावट ही देखी गई। निफ्टी बैंक 387 अंक गिरकर 36,341 के लेवल पर बंद हुआ। कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन बाजार में मुनाफा वसूली काफी ज्यादा दिखी। एफआईआईज और डीआईआईज की तरफ से क्या आज डेटा सामने आया है, जरा समझते हैं। एफआईआईज ने भारी भरकम बिकवाली आज की है। कैश मार्केट में 5,871 करोड़ रुपए की बिकवाली के आंकड़े एफआईआईज की तरफ से, वहीं डीआईआईज ने की है 3,980 करोड़ रुपए की खरीदारी। और बाजार में सबसे ज्यादा एक्शन वाले शेयर आज कौन से रहे, बाजार में गिरावट के बड़े कारण क्या रहे, समझते हैं हमारे सहयोगी अरमान नाहर से। लगातार 5वें दिन भी हमने मार्केट में अच्छा खासा प्रेशर देखा। पूरे दिन भर में उठापटक चलती रही, पर लास्ट के 1 घंटे में काफ़ी दबाव देखा गया और मार्केट जो है वो 17,000 के नीचे जाकर बंद हो गया। अब जो टॉप निफ्टी लूजर्स थे उसमें से कौन कौन थे, जिसमें HDFC लिमिटेड, HDFC लाइफ, हिंदुस्तान यूनिलीवर, SBI लाइफ, नेस्ले, टाटा कंज्यूमर, देखेंगे कि आपको सारे सेक्टर्स में लगभग अच्छे दिग्गज में अच्छी गिरावट देखी गई। और अगर आप अदर लूजर्स की बात करेंगे तो उसमें चंबल फर्टिलाइजर, सोलार एक्टिव फार्मा, L&T इन्फोटेक, माइंडट्री, जेंसार टेक। तो IT सेक्टर का जो अंडर परफॉर्मेंस है वो तो अभी कंटिन्यू रह ही रहा है। अब फोकस में कौन से स्टॉक थे, PCBL था जिसके नतीजे आए थे, जिसके मार्जिन ने आपको खासा निराश करा। कोल इंडिया है जिसका प्रोडक्शन और सप्लाई का डेटा आया था। आइनोस स्टाइलेशन जिसका OFS जो चल रहा है, और वेरोक इंजीनियरिंग जो अपने इंटरनेशनल ग्लोबल लाइटनिंग कारोबार को जिन्होंने बेचने की उसमें खबर भी आई। अब टॉप निफ्टी के गेनर्स कौन कौन थे, उसमें अपोलो हॉस्पिटल, कोल इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ICICI बैंक और BPCL, ये टॉप निफ्टी के गेनर्स रहे। अब दूसरे गेनर्स में उसमें आपको मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रो है, अपोलो हॉस्पिटल है, UTI AMC है, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स ने भी लगातार अपनी गेन्स को कंटिन्यू करता जा रहा है। NLC इंडिया है, और आपको गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स जो हमारा SIP स्टॉक भी रह चुका है, जो पहला SIP स्टॉक 136 के लेवल पर रहा है। अब बैंक निफ्टी में भी हमने लास्ट के अंत में एक सडन फॉल आता हुआ देखा, और उसमें जो बैंक्स जिसमें सबसे ज़्यादा गिरावट आती हुई उसमें HDFC बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, IDFC फर्स्ट बैंक है। तो कुल मिला के अगर सम अप देखें तो जो मार्केट का जो पेन है वो अभी भी कंटिन्यू है, और हम लगातार 5वें दिन नेगेटिव क्लोज हो रहे हैं, और वो भी अब 5वें दिन जो हम बंद हुए हैं वो 17,000 के नीचे जाकर बंद हुए हैं। चलिए, अरमान से हमने समझा कि बाजार में आज गिरावट के कारण कौन से रहे, आज कौन कौन से शेयर सुर्खियों में रहे हैं और क्या कारण इनका रहा। स्टॉक इन एक्शन बताने के लिए हमारे सहयोगी आशीष है। बताइए आशीष। देखिए, आज सबसे ज़्यादा एक्शन जो है कोल इंडिया में नजर आया। निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात की जाए तो कोल इंडिया का नाम सबसे पहला था, क्योंकि यहाँ पर 1 से लेकर 15 अप्रैल के जो है सप्लाई और प्रोडक्शन के आंकड़े हैं, और यहाँ पर अगर आप देखें तो पावर कंपनीज को जो सप्लाई है वो करीब 14% तक बढ़ती हुई नजर आई है, और इसके चलते हमने देखा कि दिन के दौरान 7 से 8% की तेजी आई। हालांकि बाजार बंद होते हुए देखें तो यहाँ पर भी ऊपरी तरफ से हल्की मुनाफा वसूली जो है वो नजर आई। इसके अलावा AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पर भी भरपूर एक्शन था।
क्योंकि 26 तारीख को जो है बोनस पर बोर्ड विचार करने जा रहा है, तो इसके चलते यहाँ पर देखें तो थोड़ी बहुत बाइंग भी आती हुई नजर आई। वेरॉक इंजीनियरिंग सुबह से जो है स्टॉक है वो सुर्खियों में था, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स ऐसी थी कि अपना जो इंटरनेशनल लाइटिंग कारोबार है वो करीब 65 करोड़ डॉलर में बेचने वाले। इसके चलते शुरुआत में देखें तो भरपूर एक्शन स्टॉक के अंदर देखने को मिला। पूरे मेटल पैक में अच्छी तेज़ी दिन के दौरान देखने को मिली। हिंदुस्तान कॉपर ने जो है आउट परफॉर्म किया, क्योंकि यहाँ पर खबरें कुछ ऐसी आ रही हैं कि पेरू में एक माइन है जहाँ पर अब फिलहाल जो है माइनिंग एक्टिविटी बंद हो रही है। लोकल्स कुछ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके चलते देखें तो दिन के दौरान जो है 6 से 7% की तेज़ी इस स्टॉक के अंदर भी देखने को मिली। और माइंट्री में भी देखें तो नतीजों के बाद लगातार जो है एक बिकवाली का दबाव देखने को मिला। ब्रोकरेज हाउस की तरफ से भी जो रिपोर्ट्स आई वो कहीं ना कहीं सपोर्टिव नहीं थी। अधिकतर ब्रोकरेज हाउस ने जो है टारगेट को रिड्यूस किया, इसका एक असर देखने को मिला। इसके अलावा अगर आप देखें तो L&T इन्फोटेक और ACC यहाँ पर भी देखें तो नतीजों से पहले दोनों ही स्टॉक्स में दिन के दौरान दबाव नजर आया। इनियोस टायरोल्यूशन यहाँ पर देखें तो प्रमोटर की तरफ से कुछ एक्शन जो है प्रमोटर OFS के माध्यम से करीब 14.4% हिस्सेदारी जो है वो बेचने वाले हैं। करीब 800 रुपये के आसपास का जो है फ्लोर प्राइस तय किया गया, तो इसके चलते यहाँ पर भी एक असर देखने को मिला। HDFC बैंक लगातार नतीजों के बाद देखें तो यहाँ पर गिरावट का रुख जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड में जो गिरावट आई इसका असर जो है आज आपको मार्केट्स पर भी नजर आया, क्योंकि इंडेक्स हैवी वेट है तो यहाँ पर इसका असर रहा। और अंत में देखें तो PCBL इसके नतीजे आए दिन के दौरान, और नतीजों में देखिए आय में तो आपको ज़रूर बढ़त नजर आई है, लेकिन खास बात यह कि इनके मार्जिन जो है लगभग घटकर आधे हो गए। पिछले साल 21.5% के मार्जिन थे, इस बार जो है केवल 11% के मार्जिन रिपोर्ट किए। इसके चलते देखें तो नतीजे के बाद शार्प फॉल जो है इस स्टॉक के भाव में नजर आया। हमारे आज के इस बार श्रीकांत चौहान का रुख कर लेते। श्रीकांत जी, एक बार फिर से बाजार में गिरावट का दौर जारी है, अभी क्या स्ट्रैटेजी रखने की आप सलाह देंगे ऐसे बाजार में? गुड इवनिंग। देखिए, वैसे अगर मार्केट की अगर एक ब्रॉडर व्यू की अगर बात करें तो हमें लगता था कि मार्केट 17,000 के करीब एक अच्छा सपोर्ट लेके रिबाउंड कर सकता है, लेकिन आज के दिन में हमने देखा कि दिग्गजों में जो एक सेलिंग आई और जो एक पूरे IT पैक में जो सेल ऑफ था उसके मद्देनजर मार्केट में जो एक सेल ऑफ बना और फिर उसके बाद जो मार्केट की क्लोजिंग आज 17,000 के नीचे हुई है, हमें लगता है कि शायद मार्केट एक बार 16,800 से लेकर 16,700 के रेंज में जाके वहां से एक रिबाउंड कर सकता है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मार्केट काफी ओवरसोल्ड हो रहा है, और अगर मार्केट की अगर एक बड़ी रैली की अगर बात करें तो 15,600 से जो मार्केट चला था वो तकरीबन 18,100 तक चला था, और उसके बाद करेक्शन आना जरूरी था, लेकिन करेक्शन एक्सटेंडेड है। उसकी मुख्य वजह हमें यही लग रही है कि जो करेंसी है, जो अपनी इंडियन करेंसी जो है वो 76.50 के करीब आ चुकी है, यानी कि वो लगातार गिरते जा रही है, और जो डॉलर इंडेक्स है वो 101 के करीब आ चुका है, यानी कि वहां पे लगातार स्ट्रेंथ बना हुआ है, और इसी वजह से एफआई की जो बिकवाली है वो बढ़ती जा रही है और एफआई लगातार बेचते जा रहे हैं। दिग्गजों में सेलिंग है, बट साथ ही साथ हमें लगता है कि जो मार्केट के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है वहां पे हमें फोकस करना है, और 16,700 16,800 हमें लगता है ये अहम लेवल है मार्केट के लिए। जब तक मार्केट 16,700 के नीचे बंद नहीं होता तब तक हमें लगता है कि मार्केट में एक रिबाउंड बिल्कुल बन सकता है। बिल्कुल, चलिए मार्केट पर तो आशीष जी हमने आपसे राय ली, माफ कीजिए श्रीकांत जी, लेकिन अब आपसे समझना चाहते हैं कि लंबी अवधि की किसी को खरीदारी करनी हो तो लॉन्ग टर्म व्यू कौन से स्टॉक में रखा जा सकता है, और पोजिशनल व्यू यानी लगभग मिड टर्म का नजरिया कौन से स्टॉक में? बिल्कुल, तो स्वाति जी देखिए, हमें लगता है कि अगर लॉन्ग टर्म व्यू अगर यहाँ पे रखना है तो काफी सारे NBFCs में अच्छा एक बाइंग अट्रैक्शन बना है, और आने वाले दिनों में हमें लगता है कि चोला फाइनेंस जैसी जो कंपनी है वहाँ पे हमें लगता है कि काफ़ी अच्छा एक क्रेडिट ऑफटेक बढ़ सकता है। साथ ही साथ अगर उसके टेक्निकल फॉर्मेशन को देखें तो उसने कई दिनों के कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट फॉर्मेशन किया है। आज के दिन में हमने एक अच्छा सेल ऑफ देखा था ऊपरी लेवल से, लेकिन स्टॉक अभी भी 730-740 के लेवल्स के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, जो इसके ब्रेकआउट के लेवल्स हैं, और इवेंचुअली हमें लगता है कि ये स्टॉक धीरे धीरे 850 के लेवल्स भी छू सकता है। एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप, और उसके बाद एक अच्छा टेक्निकल फॉर्मेशन, क्रेडिट ऑफटेक जो बढ़ते जा रहे हैं हर एक सेगमेंट में, वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये जो स्टॉक है वो ऑन एवरी डिक्लाइन इसे खरीदते जाए। स्टॉप लॉस रखे 700 रुपए का अगर ट्रेडिंग करना है, बट अगर यहाँ से अगर एक लंबी अवधि का नजरिया रखना है तो बिल्कुल इसे खरीदें, इसे होल्ड कीजिए। हमें लगता है 850 से लेकर 900 के लेवल से आने वाले दिनों में दिखा सकता है। अगर मीडियम टर्म की बात करें तो वहां पर हमें लगता है कि कुछ बैंक्स के ऊपर फोकस करें, बिकॉज डिसेंट अपसाइड और
अगर कुछ नतीजे अगर कोई एक सेक्टर अगर अच्छे दे सकता है, तो वो है फाइनेंशियल्स, और वहाँ पे हमें लगता है कि जो बैंक है, जो दिग्गज बैंक है, वहाँ पे हमें लगता है कि नतीजे इस बार के काफ़ी अच्छे रह सकते हैं। एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक के बाद हमें लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक के भी नतीजे काफ़ी अच्छे आ सकते हैं, और ये जो स्टॉक है जो करंटली 775 770 के करीब ट्रेड कर रहा है, वो हमें लगता है कि कम से कम 800 से लेकर 820 के लेवल्स दिखा सकता है। यहाँ पे 750 का स्टॉप लॉस रखें, और साथ ही साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इसमें जो आउट परफॉर्मेंस बना है वो निफ्टी के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा बना है। यानी कि जब 4 अप्रैल को निफ्टी 18,100 के तरफ थी, तब ये स्टॉक 750 के करीब था, और आज जब निफ्टी 17,000 के करीब आ चुका है, यानी कि 1000 पॉइंट गिर चुका है, तो जो आईसीआईसीआई बैंक है वो अपने 750 के लेवल्स के ऊपर है, यानी कि जो प्रीवियस हाई है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो क्लियरली आउट परफॉर्मेंस है, और इतने बड़े एफआई के सेलिंग के बाद भी अगर आउट परफॉर्मेंस हमें दिख रहा है, तो हमें लगता है कि रिबाउंड में ये स्टॉक काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो आईसीआईसीआई बैंक को खरीद के चलें। बिल्कुल, तो श्रीकांत जी की 2 पिक्स लॉन्ग टर्म के लिए चोला इन्वेस्टमेंट में खरीदारी की सलाह और आईसीआईसीआई बैंक पोजिशनल व्यू रखने का सुझाव दिया है श्रीकांत चौहान ने। कुछ नतीजों की बात करें, एल&टी इन्फोटेक के चौथी तिमाही के नतीजे घोषित हो चुके हैं। मुनाफा बढ़कर 637.5 करोड़ रुपए रहा, जबकि पिछली तिमाही में कंपनी का मुनाफा लगभग 612 करोड़ रुपए का रहा था। वहीं तिमाही आधार पर चौथी तिमाही में एल&टी इन्फोटेक की आय बढ़कर 4,301 करोड़ रुपए हो गई है, जबकि पिछली तिमाही में कंपनी की आय थी लगभग 4,137 करोड़ रुपए। एल&टी इन्फोटेक ने अच्छे नतीजे घोषित करते हुए अपने शेयरधारकों को भी तोहफा दिया है। कंपनी ने नतीजों से उत्साहित होकर शेयरधारकों को प्रति शेयर 30 रुपए का फाइनल डिविडेंड भी देने का ऐलान किया है। एल&टी इन्फोटेक नतीजे घोषित हो चुके हैं। श्रीकांत जी, क्या आप स्ट्रैटेजी करने की सलाह देंगे? बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे भी हमें लगता है कि एल&टी इन्फोटेक में जैसे कि ओवरऑल आईटी स्पेस में एक बिकवाली बनी है, तो हमें हर एक स्टॉक में बिकवाली देखने मिलेगी। बट अगर मार्केट में जैसे कि हमने देखा है कि पिछले जब बड़े सेल ऑफ में जब मार्केट गिरा था, तब हमने मेटल स्टॉक्स में बड़ी बिकवाली देखी थी, और इवेंचुअली जब मार्केट रिकवर होने लगा तो मेटल स्पेस ही सबसे अच्छा बढ़ा है। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में ये जो बिकवाली है, जो निफ्टी आईटी इंडेक्स जो अभी 32,000 के करीब ट्रेड कर रहा है, शायद ये 28-29,000 के करीब आके एक बार स्टेबलाइज होते हुए नजर आएगा। एल&टी इन्फोटेक में जो एक ओवरऑल पूरे सेक्टर में जो सेल ऑफ बना है, उसी वजह से ये स्टॉक गिरते जा रहा है, और इसी वजह से हमें लगता है कि अगर मैक्सिमम गिर सकता है तो 5,000 के करीब आ सकता है, लेकिन रिबाउंड में हमेशा इसने अच्छा परफॉर्म किया है, और हमें लगता है कि वापस एक बार ये 6,500 के लेवल्स रीगेन कर सकता है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखें, लेकिन करंट लेवल से ट्रेडिंग करना मुनासिब नहीं है। एल&टी इन्फोटेक में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखने की सलाह श्रीकांत चौहान की। आइए अब दर्शकों के सवाल भी लेते हैं, और पहला सवाल है इन्फोसिस पर। श्रीकांत जी, मधुर मनोहर पटना से पूछ रहे हैं, इन्फोसिस के 50 शेयर इनके पास है 1,600 के भाव पर, क्या किया जाए? बिल्कुल, तो हमें लगता है कि इसे बिल्कुल होल्ड करके चले। स्टॉक में बिल्कुल बिकवाली बनी है, और उसका रीजन ये है कि इस बार के उसके नतीजे जो थे वो एक्सपेक्टेशन से थोड़े से और भी एक खराब थे, लेकिन अगर इसके एक पूरे साइकिल यानी कि पूरे साल के अगर रिजल्ट्स को देखते हुए, तो हमें लगता है कि ये कंपनी और भी अच्छा परफॉर्म करेगी। शॉर्ट टर्म में एक वीकनेस है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बिल्कुल इसमें काफ़ी अच्छे हमें रिटर्न्स नजर आते हैं। हमें लगता है कि बिल्कुल इसे ऑन एवरी डीप खरीद सकते हैं, लेकिन चूंकि इनकी कॉस्टिंग 1,600 रुपए की है, तो मुझे लगता है कि इसे होल्ड करके चले। अगर गलती से किसी रीजन से अगर ये स्टॉक 1450 के अगर करीब आता है, तो बिल्कुल इसे लेके चले, तो अच्छा एक एवरेज भी हो जाएगा, और आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में या महीनों में हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस एक बार 1900 के लेवल्स दिखा सकता है। इन्फोसिस में बने रहने की सलाह श्रीकांत चौहान की। अगला सवाल है कोल इंडिया पर। तेजस पाटिल पालघर से पूछ रहे हैं, कोल इंडिया के 200 शेयर हैं इनके पास सर, 192 इनका भाव है, क्या करें? बिल्कुल, तो 192 का अगर रेट है तो यानी कि काफी नजदीक की कॉस्टिंग है। अगर इसके लॉन्ग टर्म चार्ट्स को देखें तो इसमें काफी अच्छा एक कप विथ हैंडल फॉर्मेशन बना है, और बेस्ड ऑन दैट ये स्टॉक शायद एक बार 225 के लेवल्स भी दिखा सकता है। बट चूंकि ये स्टॉक एक गवर्नमेंट कंपनी है, तो यहाँ पे ओएफएस की भी एक हमेशा एक हमें डर रहता है, और अगर ओएफएस जैसे अगर कुछ अगर इवेंट्स अगर आ जाते हैं तो फिर स्टॉक गिरता है।
बट साथ ही साथ ये अच्छा डिविडेंड पेइंग कंपनी भी है और आने वाले दिनों में हमें लगता है कि जो कमोडिटी है इसमें एक स्पेशल इंपॉर्टेंस बनेगा और इसी वजह से हमें लगता है कि थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती है क्योंकि जो इसके न्यूज़ फ्लो होते हैं वो अपने कंट्रोल में नहीं है, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। तो थोड़ा रिटर्न्स शायद मुझे लगता है कि स्लो रहेगा, लेकिन इवेंचुअली ये काफ़ी अच्छा आपको रिटर्न्स देगा। तो एक लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से बिल्कुल इसे होल्ड करके चलें और अगर किसी रीज़न से अगर ये स्टॉक गिर के अगर 170, 175 के रेंज में अगर आता है, तो इसमें और आप खरीदारी कर सकते हैं। कोल इंडिया में बने रहने की सलाह। आगे बढ़ते हैं। ब्लू डार्ट पर प्रशांत का सवाल है थाने से। ब्लू डार्ट के 60 शेयर 4000 के भाव पर, क्या करें? ये काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है क्योंकि अगर 4000 के करीब खरीदा है और आज के तारीख में अगर इसके जो रेट है वो 6500 के करीब के है, हमें लगता है कि ये स्टॉक और ये जो पूरा सेक्टर है लॉजिस्टिक, इसमें और भी मोमेंटम रहेगा और भी तेज़ी बनेगी। आप एजिस लॉजिस्टिक की बात करें या वीआरएल लॉजिस्टिक की बात करें, ब्लू डार्ट की बात करें, हमें लगता है कि सभी में एक अच्छा मोमेंटम है और अच्छा एक इन्वेस्टमेंट जो एक व्यू होता है वो इस सेक्टर पे आ चुका है। हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 7000 से लेकर 7500 के लेवल्स आने वाले कुछ महीनों में दिखा सकता है। इसके जो प्रीवियस हाइज थे वो भी 7500 के करीब के थे। तो बाय एंड लार्ज अगर स्टॉक 7500 के करीब अगर आता है तो वहां पे आप आपके जो इन्वेस्टमेंट्स है उसमें कुछ मुनाफा ले सकते हैं। अदरवाइज हमें लगता है कि बिल्कुल इसे होल्ड करके चलेगा। ब्लू डार्ट पर बेहतरीन मुनाफा कमा रहे हैं प्रशांत जी, बने रहने की सलाह आपको। श्री प्रकाश धुजारी हावड़ा से सवाल पूछे। दो स्टॉक है इनके श्रीकांत जी, एक तो रिलायंस इंडस्ट्रीज पर सवाल और दूसरा अपोलो हॉस्पिटल। रिलायंस इंडस्ट्रीज 50 शेयर है, भाव है 2672 का, इस पर राय चाह रहे हैं। दूसरा अपोलो हॉस्पिटल के 25 शेयर है और भाव है 4965 का। सबसे पहले आपसे रिलायंस पर सवाल पूछेंगे, फिलहाल इन्हें हो रहा है नुकसान। बिल्कुल, तो देखिए वैसे कॉस्ट के आप काफ़ी नज़दीक आ चुके हो, बट जैसे कि ये कंपनी एक डाइवर्सिफाइड है, इसमें काफ़ी सारे जितने भी इसके जो ग्रुप ऑफ कंपनीज़ हैं, वहाँ पे हमें शानदार परफॉर्मेंस देखने मिल रहा है और अगर इस बार के अगर मार्केट में अगर किसी स्टॉक ने अगर परफॉर्मेंस दिखाया है, तो वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है। हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम आने वाले कुछ महीनों में 2900 से लेकर 3000 के लेवल्स बिल्कुल दिखा सकता है। तो अगर आपने ये जो पोजीशन ली है, अगर ये इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे अगर लिए तो इसे होल्ड करके चले। 2900 के लेवल्स के करीब एक बार आप मुनाफा वसूल सकते हैं और इसके अलावा अगर कोई भी करेक्शन अगर आता है तो हमें लगता है कि 2500 के करीब ये स्टॉक ने काफ़ी अच्छा बेस बना के रखा है। उस लेवल्स के करीब आप थोड़ा सा आपकी जो पोजीशन है वो और बढ़ा सकते हैं। आइए अब सीधे हमारे आज के एक्सपर्ट श्रीकांत चौहान जी का रुख कर लेते हैं। श्रीकांत जी, कल कहां पर खरीदारी के मौके बन रहे हैं, किस स्टॉक में इंट्राडे खरीदारी की सलाह देंगे? देखिए अगर इंट्राडे की बात करें तो मुझे लगता है कि जो अभी जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो काफ़ी वीक है और जब तक मार्केट में कोई रिवर्सल पैटर्न नहीं बनता है तब तक हमें कुछ शॉर्ट के आइडियाज सर्च करने होंगे और इसी वजह से हमें लगता है कि जो डॉक्टर रेडी है यहाँ पे हमें लगता है कि एक वीक फॉर्मेशन बना हुआ है। अपने इंपॉर्टेंट बेस को तोड़ते हुए ये स्टॉक 4250 के नीचे बंद हुआ है। 4275 का स्टॉप लॉस रखें। हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 4100 से लेकर 4050 के लेवल्स दिखा सकता है। कुछ एक फार्मा स्टॉक्स में बिकवाली बनी है और इसी वजह से हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म जो है वो फार्मा के लिए वीकनेस में शायद और बढ़ोतरी कर सकता है और इसी वजह से डॉक्टर रेडी को जो है वो हम सेल करके चल सकते हैं। रेड्डीज को सेल करने की सलाह इंट्राडे स्ट्रैटेजी ये दी है श्रीकांत चौहान ने। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कल की ऑप्शन स्ट्रैटेजी। हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पाल भी हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका शो में। कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहां रखी जाए? गुड इवनिंग स्वाति जी। देखिए आज मार्केट में जिस तरीके से सेकंड हाफ में स्पेशली लास्ट के आधे घंटे में जो सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, उसमें मार्केट ने अपना इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया पुट बेस जो था 17,000 का, उसको वॉयलेट करके उसके नीचे क्लोज हुआ है। और जिस तरीके से अब हम एक्सपायरी की तरफ बढ़ रहे हैं, हमें लगता है कि जिस तरीके से आज पुट राइटर्स की पोजीशन आज रिस्क पे आई है, तो हमें लगता है यहाँ से और एक प्रेशर मार्केट में कल भी देखने को मिल सकता है। तो हम यहाँ पे शॉर्ट साइड का ट्रेड इनिशिएट करने की सलाह देंगे और हम यहाँ पे पुट बाय करने की सलाह देंगे 16,800 की स्ट्राइक का, जो कि आज क्लोज हुआ है करीब 88 रुपीज के आसपास। तो 88 से 78 की बाइंग रेंज रहेगी। 55 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है।
और 120 तक के टारगेट हमें लगता है कि इस पुट में आते हुए दिख सकते हैं। तो 16,800 का पुट बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो आईटी स्टॉक्स में पिछले दिनों से जिस तरीके से गिरावट देखने को मिली है, तो हमें लगता है कि यहाँ पे टेक महिंद्रा का सेटअप काफी वीक हो चुका है। जिस तरीके से ब्रेकडाउन देखने को मिले सेटअप के हिसाब से, हमें लगता है टेक महिंद्रा को भी यहाँ पे कल के सेशन में शॉर्ट किया जा सकता है 1320 के स्टॉप लॉस से, और लोअर साइड पे 1260 से 1250 तक की डाउन साइड टेक महिंद्रा फ्यूचर में आते हुए दिख सकती है। तो कल हमें लगता है कि वीकनेस और रहेगी, तो निफ्टी का पुट बाय करेंगे 16,800 का और टेक महिंद्रा को शॉर्ट करेंगे। बहुत धन्यवाद राजेश जी, कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए, और साथ ही श्रीकांत जी आपका भी करेंगे धन्यवाद हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए। बाजार आज और कल में बस इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।